नमस्कार दोस्तों, फिलिस्तीन को देश की मान्यता देने के पीछे लगभग पूरी दुनिया में एक जंग सी छिड़ी हुई है। कई सारे देशों के द्वारा फिलिस्तीन को देश की मान्यता दे दी गई है, पर कई सारे देश आज भी इसका विरोध कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण है अमेरिका। अमेरिका ने इजराइल का समर्थन करते हुए खुले तौर पर इस बात को कह दिया कि हम फिलिस्तीन को देश की मान्यता नहीं देंगे, और एक तरफ इजराइल के द्वारा यह स्टेटमेंट देना कि फिलिस्तीन को देश की मान्यता देना, इसका सीधा सा अर्थ है आतंकवाद को सम्मानित करना। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिरकार यहूदी के द्वारा जिस भूमि पर अपना हक जताया जा रहा है कि यह इजराइल हमारी भूमि है, क्या आखिरकार यह भूमि इनकी हुआ करती थी या नहीं हुआ करती थी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलिस्तीन जो कि एक समय में बहुत अच्छे से सम्मान के साथ अपने देश के अंदर निवास करते थे, आज दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं, लाखों की संख्या में शरणार्थी बन चुके हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और सबसे प्रमुख और सबसे खास बात, आखिरकार ऐसा क्या हुआ था कि हिटलर के द्वारा लाखों की संख्या में यहूदियों को मार दिया गया, इन्हें ताबूत के अंदर बंद कर दिया गया, बंद कमरे के अंदर इन्हें जलाया गया, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहूदियों की स्टोरी से, फिर चलेंगे हम फिलिस्तीन की तरफ और फिर चलेंगे सेकेंड वर्ल्ड वार की तरफ। और आज इस पूरी हिस्ट्री के बाद में शायद आपका कोई डाउट नहीं रहेगा और आप जरूर से इस बात को डिसाइड कर पाएंगे कि फिलिस्तीन को देश की मान्यता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए हुआ क्या था। आज बार बार जो इजराइल के व्यक्ति यानी कि यहूदी हैं, जिनके द्वारा बोला जाता है कि इसी इजराइल की भूमि को हम अपनी भूमि मानते हैं, उसके पीछे का रीजन है आज से 3000 साल पहले का कारनामा। हुआ क्या था, आज से 3000 साल पहले एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था अब्राहम। अब्राहम राजा के द्वारा पहली बार एक धर्म की स्थापना की गई जिसे यहूदी कहा गया। और यहूदी धर्म की स्थापना कहाँ की गई? जो कि आज इजराइल की राजधानी है यरूशलेम, इसी के अंदर स्थापना की गई। समय बीतता गया और यहूदियों का जन्म होता गया और लगातार इस धर्म का विस्तार होते चला जा रहा था। और समय बीता, राजा भी चेंज हुए और राजा चेंज होते होते अब्राहम राजा के वंशज से आगे बढ़ते हुए राजा आ चुके थे डेविड। अब राजा डेविड के मन में एक सवाल आता है कि क्यों ना यहूदी धर्म केवल यहाँ तक सीमित है, तो इसे पूरी दुनिया भर में फैला दिया जाए। और धर्म फैलने से पहले राजा जी फैल गए, यानी कि इनकी मौत का समय निकट आ चुका था और इनकी मृत्यु हो गई। यानी कि इनका जो सपना था यहूदी धर्म को पूरी दुनिया भर में फैलाने का, लगभग वो एक ही जगह रुक गया और इनकी मौत हो गई। इनकी मौत होने के बाद में इनका बेटा यानी कि डेविड राजा का जो बेटा हुआ करता था सोलोमन, वो राजगद्दी पर बैठा। एक तरफ है सोलोमन और एक तरफ है राजा डेविड। सोलोमन राजगद्दी पर बैठा तो इसने बोला कि भाई, पिताजी का सपना था कि बहुत बड़ा ये धर्म बने। धर्म तो बनता, पर इससे पहले एक पवित्र स्थान तो होना चाहिए। आज मुस्लिम जितने भी व्यक्ति हैं, उनके मन में सबसे पहला सवाल ये होता है कि पूरी जिंदगी में कम से कम एक बार मक्का मदीना जरूर जाऊं। तो यहूदियों के मन में भी तो ये सवाल होना चाहिए कि पूरे जीवन में वो कहीं तो जाए, उनका कहीं तो पवित्र स्थान हो। इसलिए उनका जो बेटा था सोलोमन, उसने एक बहुत बढ़िया मंदिर बनवाया। और ये मंदिर कहाँ है? आज भी आपको ये मंदिर कहाँ देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा यरूशलेम, जो कि इजराइल की राजधानी है। इसके अंदर एक बहुत ही बढ़िया पवित्र स्थान बनाया। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, एक धर्म का उदय हो रहा था। इसका अर्थ ये नहीं है कि दूसरे धर्म कहीं ना कहीं नीचे बैठ गए हैं। यानी कि जो आज इजराइल है, इजराइल फिलिस्तीन वाला जो क्षेत्र है, उसके अंदर ईसाई धर्म के व्यक्ति भी निवास करते थे, मुस्लिम धर्म के व्यक्ति भी निवास करते थे, और ये व्यक्ति भी यानी कि यहूदी भी अच्छे से निवास करते थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, प्यार से रह रहे थे। और समय बीतता गया और समय बीतते बीतते राजा चेंज हो गए। और जैसे ही राजा चेंज हुए तो यहाँ पर नए प्रकार के साम्राज्य का स्थापित हो गया, यानी कि नए प्रकार के साम्राज्य का कब्जा हुआ। और वो साम्राज्य था रोमन साम्राज्य। 70वीं ईस्वी के आते आते रोमन साम्राज्य ने यहाँ पर कब्जा किया और उन्हें बड़ी बुरी तरीके से नफरत थी यहूदियों से।
उन्होंने यहूदियों को मारना पीटना शुरू कर दिया और यहूदियों का ये जो पवित्र मंदिर था इसे भी पूरी तरीके से तहस-नहस कर दिया। ये जो फोटो दिखाई दे रहा है ये तो अभी का है 2025 का, पर इससे पहले मंदिर कई बार बना बिगड़ा टूटा, फिर से बना बिगड़ा टूटा, वही वाली चीजें चल रही थी। तो रोमन साम्राज्य के जो राजा हुआ करते थे इन्हें यहूदियों से नफरत हो गई और उसी नफरत के चलते इन्हें मार कूट कर दूसरे देशों में भेज दिया गया और यहूदी लगभग दूसरे देशों के अंदर फैलना शुरू हो गए। कभी यूरोप में चले गए, कभी जर्मनी में जाकर बस गए और अलग अलग जाकर ये बस गए। यहाँ पर इनका अस्तित्व लगभग सा खत्म हो गया था। आज आप देखिए भारत के अंदर जैसे हिंदू निवास करते हैं, मुस्लिम करते हैं, ईसाई, जैन, बौद्ध, पर कुछ धर्म ऐसे हैं जिनका बहुत कम अस्तित्व है। अस्तित्व यानी बहुत कम संख्या में वो है और ये भी बहुत कम संख्या में कहाँ बचे हुए थे, यहीं पे, यानी कि आज जो इजराइल है उसके अंदर बसे हुए थे। ये लगभग पूरी दुनिया में फैल गए और ऑटो सामन एक, उसके बाद में रोमन साम्राज्य का कार्यकाल बीता और उसके बाद में एक नए प्रकार का राजा आए जिनका नाम था, उनका एक नए प्रकार के साम्राज्य का उदय हुआ जिसका नाम था ऑटोमन साम्राज्य। ऑटोमन साम्राज्य आया तो वो राजा कुछ अच्छे साबित हुए और उसी अच्छाई के चलते यहाँ एक बार फिर से प्रेम की भावना से 3 व्यक्ति निवास करने लगे, यानी कि 3 धर्म निवास करने लगे। ईसाई धर्म, यहूदी धर्म और मुस्लिम धर्म निवास कर रहे थे। पर अब इस ऑटोमन साम्राज्य के बारे में हम एक बार फिर जाने और आगे की स्टोरी जाने इससे पहले आप ये जानिए कि रोमन साम्राज्य के दौरान जब बहुत सारे यहूदी भागकर यूरोप और जर्मनी में जाकर बस गए थे तो उनके हालात किस प्रकार से रहे उनके बारे में जानो और फिर हम जानेंगे कि वापस कैसे यहाँ पर आ गए। तो यहाँ से लगभग वो चले गए थे और जाकर कहाँ बस गए, जर्मनी के अंदर जाकर बस गए, जो कि इनकी सबसे बड़ी यहाँ पर भूल साबित होने वाली है। 1933 से लेकर 1945 का दौर आता है और 1945 के दौर के बीच में, यानी कि 33 से 45 के दौर के बीच में एक नए प्रकार का चुनाव यहाँ पर होता है और चुनाव संपन्न होने के बाद में यहाँ एक बहुत बड़ा व्यक्ति पूरे जर्मनी को संभालने के लिए रेडी था जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर। हिटलर का नाम आप में से लगभग सब लोगों ने जरूर से सुना होगा, सुना है तो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो हिटलर यहाँ का राजा बन गया एक प्रकार सा, इसने लोकतंत्र को खत्म करके तानाशाही यहाँ पर शुरू कर दिया और इसी तानाशाही के चलते 1933 में इसके द्वारा एक नए प्रकार की तानाशाही पार्टी बनाई गई जिसको कहा गया नाजी पार्टी। क्या कहा गया? नाजी पार्टी। और इस नाजी पार्टी का एक नारा दिया गया। नारा आप जरा ध्यान से सुनिएगा, आपको इसमें ही बहुत सारी बातें समझ में आ जाएगी। नारे में इसके द्वारा कहा गया, एक नेता एक राज्य, राज्य का अर्थ पूरा जर्मनी, एक नेता एक राज्य और एक जाति। सीधे तौर पर कह दिया कि पूरे जर्मनी के अंदर केवल एक प्रकार के व्यक्ति निवास करेंगे, एक ही पूरा राज्य होगा और उसका एक लीडर होगा, एक नेता होगा और वो होगा केवल और केवल हिटलर। ठीक है भाई, सब कुछ चल रहा था और उसके बाद में हिटलर जो है यहूदियों से नफरत करना शुरू हो गया। उसके पीछे का रीजन है कि यहूदी तो यहाँ के है ही नहीं, वो तो भग के आए हुए हैं और यहाँ के अगर कोई व्यक्ति है तो वो है केवल सफेद जर्मन। सफेद जर्मन जो कि आर्य मूल के माना जाता था, आर्य जाति के व्यक्ति हुआ करते थे, उन्हें जर्मनी के अंदर रहने का हक है, बाकी लोगों को नहीं है। और जो जो हिटलर का विरोध कर रहे थे लगातार उनको जेल में भरने का काम किया जा रहा था। और एक दिन ऐसा आया कि हिटलर ने तो आदेश ही पारित कर दिया कि क्या किया जाए, इन्हें बुरी तरीके से खत्म कर दिया जाए, मार दिया जाए। और उसी मारने के चलते जैसे ही इसने आदेश पारित किया, आप यकीन नहीं कर पाओगे, कुछ ही समय में 60 लाख से ज्यादा यहूदियों को मार दिया गया। किन्हें गैस चैम्बर के अंदर बंद कर दिया गया, किन्हें ताबूत के अंदर डाल दिया गया, किन्हें बंद कमरे के अंदर डाल दिया गया जहां पे ना हवा है, ना पानी है, ना उजाला है। यानी कि घुटन हो के भी बहुत सारे लोगों की मौत हुई, बहुत सारे लोगों का गला काट दिया गया, बहुत बुरी तरीके से। 60 लाख से ज्यादा यहूदियों को किसने मार डाला? इसी ने मारा। और इसके मारने के बाद कुछ समय के बाद जो है यहाँ पर शुरू होने जा रहा था सेकेंड वर्ल्ड वार। और सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होने का रीजन ये था कि तानाशाह को ये लगने लगा था कि जो अपूनी है, अपने अलावा कोई और है नहीं, क्योंकि लोकतंत्र तो इसने इसके देश के अंदर खत्म कर ही दिया था। और उसी के चलते अब इसकी दूसरी नजर थी पोलैंड के ऊपर।
और इसने बिना कुछ सोचे समझे पोलैंड के ऊपर कर दिया आक्रमण। और जैसे ही पोलैंड के ऊपर जर्मनी के द्वारा पहली बार हमला किया गया और उसी हमले के बाद में लगभग पूरा यूरोप जो है इस जंग के अंदर शामिल हुआ। और इसी जंग के चलते यानी सेकेंड वर्ल्ड वार की जर्मनी, पोलैंड और यूरोप की अगर हम बात करें तो इसी बीच में 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हुई। आप यकीन कर पाएंगे इस बात को लेकर कि सेकेंड वर्ल्ड वार में उस समय आज जितने मजबूत हथियार हैं शायद होते तो एक बात और अलग हो रही होती, लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में लोग मर गए होते। उस समय 7 करोड़ लोगों की मौत हो गई और 7 करोड़ लोगों की मौत होने के बाद में अंततः 1945 में आप सभी जानते हैं कि जैसे ही बम गिरा अमेरिका के द्वारा और सारी चीजें खत्म हो गई, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार को खत्म कर दिया गया। अब यहां पर सेकेंड वर्ल्ड वार तो खत्म होने की बात आ रही थी, अमेरिका की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो रहा था, पर 1945 के आते आते ये घोषणा की जाती है कि जर्मनी यहां पर हार रहा है और बाकी यूरोपीय देश यहां पर जीत रहे हैं। और उसी बात को हिटलर सहन नहीं कर पाया और इसने 1945 के आते आते क्या कर ली, खुदकुशी कर ली, यानी कि आत्महत्या कर ली। अब जैसे इसने आत्महत्या तो कर ली, पर उस तरफ यहूदी यही सोच में पड़े हुए थे कि चलो आज तो जर्मनी के अंदर आए, जर्मनी के अंदर कुटाई कर दी, कल किसी और देश के अंदर जाएंगे वहां भी कुटाई कर दी जाएगी, फिर तीसरे देश में जाएंगे वहां भी हमको मारा जाएगा, आखिरकार हम जाएं तो जाएं कहां। और वहीं यहूदियों के जो लीडर हुआ करते थे उनके द्वारा एक संगठन बनाया गया और उन्होंने सोचा कि जहां से हमारी शुरुआत हुई है अब हमें एक बार फिर से वहीं लौटना होगा। पर यह लौटना इतना आसान नहीं था, क्योंकि जिस समय इनको वहां से भगा दिया गया रोमन साम्राज्य के दौरान, और उस समय के बाद में जब ओटोमन साम्राज्य स्थापित हुआ तो उसी ओटोमन साम्राज्य के दौरान लाखों की संख्या में यहाँ पर अरब देश के व्यक्ति यानी कि अरब मुसलमान यहाँ पर बस चुके थे। यानी कि यहूदी जा चुके थे, अरब बस चुके थे, और अरब बस चुके हैं तो अब इनकी भूमि पर वापस कब्जा करना मतलब इनके साथ में लड़ाई लड़ना है। तो अरब के लोग तो यहाँ पर निवास कर रहे हैं, अब वो बोलेंगे कि भाई तुम वापस लौट रहे हो, हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ रहेंगे, ये भी बड़ा सवाल था। खैर, अब आप देखिए यहूदियों ने 1800 के समय में जॉनिज्म चलाया और उस समय जो है भेदभाव की हिंसा बहुत चल रही थी, जिसके चलते इन्होंने वापस से एक आंदोलन चलाते हुए अपने ही क्षेत्र में बसने का फैसला किया और वापस ये कहाँ चले गए, यूरोप से निकलकर कहाँ आए, जेरूसलम के अंदर, जिसे यरूशलम भी कहते हैं ना। कभी ये मत सोचना कि जेरूसलम यरूशलम एक ही बात है, एक ही कहा जाता है, जो कि इजराइल की राजधानी है। यहीं आकर एक बार फिर से बसने लगे। अब जब ये यहाँ पर आए तो एक तरफ अरब के व्यक्ति खड़े हुए हैं और एक तरफ यहूदी हैं। आप देखिए वो जा चुके हैं, उनके ऊपर कब्जा हो चुका है, और अब कोई वापस से आके बोले कि ये तो हमारी भूमि है, हम रहे, तो झगड़ा तो होना स्वाभाविक है। तो यहाँ पर फिलिस्तीन हो चुका था और फिलिस्तीन के व्यक्ति ऑलरेडी यहाँ पर निवास कर रहे थे और उसी के चलते इनका झगड़ा यहाँ पर शुरू हो गया। झगड़ा शुरू हुआ उससे पहले ही यहाँ पर लगभग 1917 के आसपास से जो है ब्रिटेन के लोगों ने अपना कब्जा जताना शुरू कर दिया, जो कि कब्जा रहा था 1947 से। इनकी रोज रोज की लड़ाई से ब्रिटेन के व्यक्ति भी तंग आ गए थे, क्योंकि एक तरफ यहूदी लड़ाते थे, एक तरफ फिलिस्तीन के लोग लड़ाते थे, और इसी लड़ाई के चलते यूएन के पास में यह मुद्दा पहुंच गया। यूनाइटेड नेशन के पास में जैसे यह मुद्दा पहुंचा तो उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, लड़ाई झगड़ा मत करो, हम 2 देश बना देते हैं। ठीक है भाई, इसी एरिया को काट देते हैं, क्योंकि यहूदी बोलना सही है। यहूदी बोल रहे हैं कि भाई हमारा ये क्षेत्र हुआ करता था, हम वापस यहीं आ रहे हैं, हम चाहे तो किसी और देश में भी जा सकते हैं, पर उसकी जवाबदारी क्या, उसकी गारंटी क्या कि हमें वहां पे नहीं पीटा जाएगा, नहीं मारा जाएगा, और हम कहाँ जाएंगे। इसीलिए हमें हमारे धर्म को बचाने के लिए, हमारे अस्तित्व को बचाने के लिए हमें हमारी लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। और उसी लड़ाई के चलते इनके बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध होने जा रहा है, और इस युद्ध में अमेरिका ने उस समय इनका साथ दे दिया। सोचो जरा, जब ये देश की मान्यता भी नहीं है, देश भी नहीं है, भटक रहे हैं, उस समय भी अमेरिका इसका साथ दे रहा है। और इस साथ को हम यहाँ पर जानने वाले हैं, और इस साथ को जाने इससे पहले आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, है ना। हम उसी स्टोरी की तरफ वापस लौटे उससे पहले आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं यहाँ से स्कैन करके। और अगर ऐसे नहीं मिलती आईडी तो आप क्या करोगे, इंस्टाग्राम पे जाकर @अंजलि वॉइस लिखोगे तो मेरी आईडी मिल जाएगी, फॉलो कर लीजिएगा। आगे
बढ़ने से पहले अगर आपको इनमें से किसी भी कंपनी के अंदर नौकरी लगना है, क्योंकि आज बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, मैं आपके सामने एक बहुत ही शानदार सुनहरा मौका लेके आई हूँ। बहुत कम प्राइस हमने कर दी है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। ये जितनी भी फेवरेट कंपनी आपकी दिखाई दे रही है, जैसे L&T हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, सैमसंग हो गया है, जियो डिजिटल्स हो गया है, गूगल हो गया है, किसी भी कंपनी के अंदर आप नौकरी लगना चाहते हैं तो आपके सामने सुनहरा मौका है, क्योंकि हमने अब तक 91,000 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर नौकरी दी है, जिनकी सालाना सैलरी 45-47 लाख से भी ज़्यादा है। कुछ नहीं करना है, कोर्स ज्वाइन करना है। और ये कोर्स कहाँ मिलेगा? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, और उसमें आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक फॉर्म मिलेगा, उसको ओपन करोगे, और ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डालना है, और एक कोड आपको लगाना है AN50, जिससे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके अंदर हम आपको सिखाने वाले हैं डेटा साइंस, AWS, CC+, जावा, पाइथन, DSA, कॉम्पिटिटिव कोडिंग, कई प्रकार की अनोखी चीजें आपको यहाँ मिलेगी। तो देर ना हो जाए, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा और आपकी नौकरी यहाँ पर पक्की कीजिएगा। तो जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। अब हम चलते हैं हमारी उसी हिस्ट्री की तरफ। तो बहुत ज़्यादा ब्रिटेन के लोग जो हैं परेशान हो चुके थे, और ब्रिटेन के लोगों ने बोला कि भाई हमने तो बहुत राज कर लिया तुम्हारे ऊपर, अब हमें राज करने की कोई दिलचस्पी नहीं है। 1947 में जब भारत को आज़ादी मिल रही थी, और भारत की आज़ादी के बाद में एक और टुकड़ा हुआ, भारत से बना पाकिस्तान, उसी समय का जस्ट दौर हुआ करता था। उस समय 1947 में भी आज़ादी मिल रही है फिलिस्तीन को, और फिलिस्तीन से बन रहे हैं 2 टुकड़े, क्योंकि UN ने प्रस्ताव रखा है कि इसका क्या कर दो, 2 टुकड़े बना दो। और UN के कहने पर 2 टुकड़े बने, यानी कि एक रह गया वास्तविक तरीके से फिलिस्तीन, और एक रह गया इजराइल। पर इजराइल के लोग बड़े होशियार निकले, और उन्होंने क्या कर दिया, इसे देश की मान्यता देने के लिए 1948 के अंदर प्रस्ताव रखा, और अंततः इजराइल को देश की मान्यता मिल गई। पर फिलिस्तीन लगातार प्रयास करता रहा, और फिलिस्तीन का प्रयास इसीलिए जारी था क्योंकि फिलिस्तीन आज भी इस बात को हजम नहीं कर पा रहा है कि कोई और व्यक्ति आया, यहाँ पर बसा, और उसने अपने देश की मान्यता तक दिलवा दी है। यानी कि इजराइल को आज भी फिलिस्तीन के व्यक्ति, यानी आसपास के अरब देश जितने भी हैं, 57 मुस्लिम कंट्री हैं, उनमें से कुछ मुस्लिम कंट्री को छोड़कर लगभग सारे देश मानते हैं कि इजराइल किसी प्रकार का देश नहीं, बल्कि एक प्रकार का संगठन ही यहाँ पर बना हुआ है। और फिलिस्तीन जो है आज भी यही चाहता है कि पूर्णतः आज़ादी हमें चाहिए, और इन व्यक्तियों को हम हमारे देश के अंदर, यानी कि अरब देश के अंदर निवास नहीं करने देंगे। उसी के चलते आज़ादी हुई, और आज़ादी के बाद में अंग्रेजों की बात मानते हुए इजराइल ने तो देश की मान्यता ले ली और मान गया कि ठीक है देश मिल रहा है, पर एक तरफ फिलिस्तीन मानने को रेडी नहीं हुआ, और आज भी भटक रहा है। और उसी भटकते के चलते 1948 में इसे जैसे ही मान्यता मिली इजराइल को, उनका भेजा सनक गया। और उनका किसका? फिलिस्तीन के लोगों का। उनका भेजा जैसे ही सनका तो उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी, और युद्ध करने के लिए 1948 में आप देखिए कितने सारे देशों ने मिलकर इजराइल पर अटैक कर दिया। एक तरफ था सीरिया, एक तरफ था इराक, जॉर्डन और इजिप्ट। इन सब ने मिलकर, इजिप्ट यानी कि उस समय का मिस्र, इन सब ने मिलकर इजराइल पर अटैक कर दिया, और इजराइल के साथ में जंग हुई। जंग का परिणाम आप जरा सुनो। उस समय अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया, और इजराइल ने उस समय जंग लड़ी, और जंग लड़ते से ही वो एरिया जो इजराइल को मिल रहा था वो तो मिला ही मिला, यानी कि 40% भूमि जो इजराइल को मिल रही थी, अब इजराइल को मिल गई है पूरी 80% भूमि। यानी कि जिस एरिया में लोग लड़ने के लिए आए थे, उस एरिया में भी इसने कब्जा कर लिया। और कब्जा करने के बाद में यहाँ पर 1949 से लेकर 1967 के बीच में इजराइल के द्वारा एक लाइन खींच दी गई। जितनी भूमि उसको चाहिए थी उससे ज्यादा इसको भूमि मिल गई, यानी कि जिन जिन देशों ने इसके साथ लड़ाई लड़ी, उन सभी देशों की भूमि को लगभग इसने छीन लिया, और उस भूमि को छीना और उन सभी लोगों को बना दिया उस समय शरणार्थी। यानी कि 1948-49 के बीच में तकरीबन 7 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी और अलग अलग देशों के व्यक्ति बन गए शरणार्थी, जो कि आज भी अलग अलग देशों में शरण प्राप्त कर रहे हैं, घूम रहे हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है नकाबा, और नकाबा के अलावा इन्हें तबाही भी कहा जाता है। तो तबाही मचाई थी इजराइल ने, और इन लोगों को कर दिया बेघर। अब समय बीतता गया, 1948 की लड़ाई तो ये लोग भूल गए थे, पर इन्होंने सोचा कि एक बार फिर से इजराइल के ऊपर हमला किया जाए, और इस बार का हमला भयानक करेंगे, और उसी भयानक के चलते क्या करेंगे? इजराइल से सब कुछ छीन लेंगे। इस बार भी वही देश, यानी कि सीरिया हो गया है, इजिप्ट हो गया, यानी कि मिस्र हो गया है, इराक हो गया है, इन सभी ने मिलकर एक बार फिर से इजराइल के ऊपर अटैक किया। इजराइल के ऊपर अटैक किया था, और इजराइल का वो वाला क्षेत्र जिसे गोलन हाइट्स कहा जाता है, इस एरिया
में 1967 में युद्ध शुरू हुआ। इसी क्षेत्र में जब युद्ध शुरू हुआ तो ये युद्ध चला 6 दिन तक। एक तरफ अरब देश है और एक तरफ इजराइल अकेला है। इन्होंने आपस में लड़ाई लड़ी और परिणाम ये आया कि उस समय का वेस्ट वाला एरिया भी छीन लिया, गाजा का कुछ एरिया भी छीन लिया और इसके अलावा सिनाई वाला एरिया जो कि मिस्र के अंदर हुआ करता था उससे भी छीन लिया। और सबसे बड़ी बात, जिस एरिया को लेकर लड़ाई हुई थी गोलन हाइट्स, ये तक छीन लिया। और इसके साथ में यरूशलेम जो कि इजराइल की राजधानी है, जो एक समय फिलिस्तीन के पास हुआ करती थी, इसे भी छीन लिया। तो सब कुछ जो है इजराइल के पास चला गया। एक बार फिर से लड़ाई शुरू हो रही थी और लड़ाई के चलते फिलिस्तीन के अंदर एक बहुत बड़ा संगठन बन चुका था और इस संगठन का नाम था PLO, यानी कि फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना और इसे इजराइल ने भी मान्यता दी है। आप सोचिए जरा कि फिलिस्तीन लड़ाई लड़ रहा है अपने लिए, उसके लिए एक संगठन इसने रेडी किया और उसे मान्यता इजराइल भी दे रहा है। और यह इजराइल के साथ में एक बहुत बड़ा समझौता करता है जिसे ओस्लो का समझौता कहा जाता है। और इस समझौते में कई सारी बातें आज भी अधूरी रह गई, क्योंकि PLO के द्वारा कहा गया कि जिन एरिया को आपने कब्जे में ले रखा है वो एरिया हमारे हैं, हमें देने की कोशिश कीजिए। तो उसी चीज़ के चलते जो वेस्ट एरिया है फिलिस्तीन के अंदर, जो वेस्ट एरिया आता है गाजा के जस्ट ऊपर वाला, उसमें कुछ हद तक ये अपना राज करते हैं। और आज तो देखा जाए तो 75% से ज़्यादा एरिया में किसने अपना कब्जा कर लिया है? इजराइल ने कब्जा कर लिया। तो इजराइल लगातार इस एरिया पर कब्जा करते जा रहा है, फिलिस्तीन देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा है। और यहाँ पर आप सीधे एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, जहां पर आपको ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है ना, ये डार्क ग्रीन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? एक टाइम में फिलिस्तीन हुआ करता था, है ना, शुरुआती तौर पे। 1946 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ग्रीन कलर में जो है यहाँ पर फिलिस्तीनी व्यक्ति यानी कि मुसलमान, अरबी मुसलमान निवास करते थे। और व्हाइट कलर के जो हल्के हल्के से निशान आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर रहा करते थे यहूदी। समय बीता, 1947 का टाइम आया। 1947 के आते आते ग्रीन कलर थोड़ा और कम हो गया, यानी कि यहाँ पर फिलिस्तीनियों को मार कूट कर भगाना शुरू कर दिया और ये व्हाइट कलर का एरिया और भी ज्यादा बढ़ गया, जहां पे कौन निवास करते हैं? इजरायली यानी कि यहूदी निवास करते हैं। और समय बीता, 1967 का समय आया तो ये ग्रीन कितना कम पड़ चुका है यहाँ पर आते आते। यहाँ पर इतने से फिलिस्तीनी व्यक्ति बचे और बाकी में पूरा हो गया इजराइल यानी कि यहूदी। फिर समय बीता, 2010 का समय आया और यहाँ पर पूरा इजराइल हो चुका है, कहीं कहीं दौर, यानी कि जो 1946 का दौर हुआ करता था वैसा दौर यहाँ पर हो गया और यहाँ पर आज लगभग यहूदियों का कब्जा है। और 2025 का हम देखें तो कई छोटे छोटे से आपको निशान दिखाई देंगे, छोटे डॉट दिखाई देंगे, जिनके अंदर आपको फिलिस्तीनी दिखाई देंगे, बाकी पूरे पर इजराइल के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। और अभी की अगर हम बात करें तो अभी ये चल रहा है कि 24 घंटों में 4 देशों के द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता दे दी गई, जिसमें ब्रिटेन, कनाडा भी शामिल हो गया है। और अब तक 150 से भी ज्यादा देशों के द्वारा इसे देश की मान्यता दे दी गई, पर अमेरिका अभी भी इसके खिलाफ खड़ा हुआ है। यानी कि उस समय की भी हम बात करें तो 1988 से लेकर 2001-2 तक, यानी 2012 तक की हम बात करें तो उस समय भी 140 से ज्यादा लोगों के द्वारा इसे देश की मान्यता दी गई थी। वहीं आप देखिए पिछले 24 घंटे में ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फिलिस्तीन को औपचारिक तौर पर एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी है। इससे फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले देशों की संख्या अब 150 से भी ज्यादा हो गई और इजराइल लगातार इसका विरोध कर रहा है। अब यहाँ पर सवाल आता है, क्या भारत ने फिलिस्तीन को मान्यता दी है? तो बहुत समय पहले ही दे दी थी, यानी कि 1988 में जब शुरुआती तौर में कहा गया कि इसे देश माना जा रहा है तो इसे दी है। आप देखिए कि जब अंग्रेजों ने भारत को आजादी दी तो भारत का टुकड़ा होकर पाकिस्तान बना और उसी समय जब इसे आजादी मिली तो फिलिस्तीन का टुकड़ा होकर इजराइल बना है। समझ रहे हैं ना? तो भारत का टुकड़ा होके पाकिस्तान बन सकता है, तो फिलिस्तीन का टुकड़ा होके इजराइल बना है, इसलिए फिलिस्तीन तो देश था कहीं ना कहीं, इसीलिए इसे मान्यता दी है। बाकी इसे मान्यता मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, यहूदियों के द्वारा जो किया गया है वो वाकई में सही है या गलत, क्योंकि वो अपने धर्म को बचाने के लिए और अपने अस्तित्व को जिंदा रखने के लिए वापस उसी स्थान पर लौट आए जहां से उन्होंने शुरुआत करी थी और वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी आप फिलिस्तीन के बारे में क्या सोचते हैं, इजराइल के बारे में क्या सोचते हैं, जरूर से लिखिएगा। और अगर इससे रिलेटेड और भी आप सेकंड पार्ट चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख दीजिएगा, मैं इसका सेकंड पार्ट भी जरूर से लेके आऊंगी। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।